हाय गाइस, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। आज हमारी क्लास जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन आनुवंशिकी, आनुवंशिकता और विकास पर आधारित है। रेलवे, एसएससी और ईटीटी के सेकंड पेपर में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है और विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, आज हम ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिस्कवर द इमेजिनेशन में, और ऐसी ही और आने वाली हमारी साइंस से रिलेटेड और कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब भी हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले नाम आता है सर ग्रेगर जॉन मेंडल का। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। यह जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ वियना के प्रोफेसर थे। इन्हीं के कारण आज जेनेटिक इंजीनियरिंग संभव हो पाई है। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि आनुवंशिकी के गुण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वह एक मटर के पौधे पर किया था। यह क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे में आनुवंशिकी के 7 लक्षणों की खोज की। मेंडल को नोबेल प्राइज उनके मरने के 13 साल बाद मिला। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि मटर के पौधे का बॉटनिकल नेम क्या है। यह है पाइसम सैटिवम है। मेंडल के द्वारा आनुवंशिकी के 3 लॉ भी दिए गए थे। ये 3 लॉ ये थे: नंबर 1, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभुत्व का नियम; लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाव का नियम; लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्मेंट, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। मेंडल के ये 3 नियम यह बताते हैं कि जेनेटिक्स के गुण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जामिनर के द्वारा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मेंडल के द्वारा कौन सा नियम नहीं दिया गया। ऑप्शन में आपको यह तीनों नियम दिए गए होते हैं, चौथा गलत नियम आपको चूज करना होता है। हम इन तीनों नियमों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्मेंट। नेक्स्ट हम मेंडल से हटकर थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स एंड इवैल्यूएशन पर बात करते हैं। इनमें हम 4 थ्योरीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का सिद्धांत। इसे ह्यूगो डी विरिस के द्वारा दिया गया था। नंबर 2, थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन या विकासवाद का सिद्धांत। इसे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा दिया गया। नंबर 3, 1 जीन 1 एंजाइम। इसे बीडल एंड टैटम ने दिया। नंबर 4, ओपेरन कॉन्सेप्ट। इसे लैक ऑफ ओपेरन भी कहा जाता है। इसे जैकब एंड मोनेट के द्वारा दिया गया। ये सारे क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, जेई में पूछे जा चुके हैं, तो हमें इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ म्यूटेशन पढ़ेंगे। म्यूटेशन की थ्योरी को ह्यूगो डे विरिस के द्वारा दिया गया था। म्यूटेशन में यह बताया गया कि उत्परिवर्तन अचानक होता है और डीएनए में बदलाव आता है। या तो डीएनए बढ़ जाता है या कम हो जाता है। परिवर्तन भी 2 प्रकार से होता है। पहला पॉइंट म्यूटेशन, इसमें डीएनए कुछ पॉइंट्स तक कम हो जाता है या बढ़ जाता है, इसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसमें क्रोमोसोम्स में चेंज आ जाता है, या तो एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा या एक बढ़ जाएगा। म्यूटेशन की थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी है। आप ह्यूगो डी विरिस की फ़ोटोज़ को ध्यान से देखिए ताकि आपको यह थ्योरी लंबे समय तक याद रहे। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन या विकासवाद का सिद्धांत। इसे दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा दिया गया। इनके बारे में आपको एक बात याद रखने वाली है कि इन्होंने अपनी लाइफ के 13 साल समुद्र में एक शिप जिसका नाम था HMS बीगल पर बिताए और पूरी दुनिया को ट्रैवल किया। इन्होंने अपनी लाइफ के 13 साल इस शिप पर गुजारे और यह पाया कि हर स्पीशीज़ और जीव में कैसे बदलाव आ रहा है। उन्होंने यह भी पाया कि जीवों की बॉडी में फूड और शेल्टर के लिए धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। पहले सभी जीव पानी में रहा करते थे, परंतु वहाँ फूड की कमी होने के कारण वह जीव लैंड पर अपीयर होने लगे। इसी तरह उनकी बॉडी में चेंज आती गई और यह बदलाव कुछ दिनों या सालों में नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर या लाखों वर्षों में आए। एवोल्यूशन का मतलब ही यही है कि समय के साथ बदलाव आना। जैसे कि ह्यूमंस, हमारे पूर्वज बंदर थे और हमें इंसान बनने में लाखों साल लगे। नेक्स्ट, हम जिस थ्योरी पर बात करने वाले हैं इसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
इस थ्योरी को हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि यह थ्योरी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा दी गई, परंतु नहीं, उनके द्वारा इस थ्योरी पर इवैल्यूएशन किया गया था, पर इसको दिया नहीं गया था। इस थ्योरी में हर्बर्ट स्पेंसर ने यह बताया कि वही जीव सर्वाइव करेगा जो कि एनवायरनमेंट और टाइम के अकॉर्डिंग खुद को फिट रख पाएगा। इसका एक एग्जांपल डायनासोर्स हैं। वो अपनी बॉडी को एनवायरनमेंट और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाए। इतने बड़े आकार में होने के कारण उन्हें खाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए था और इसी वजह से वह आइस स्टेज के आते आते पृथ्वी से इवैक्यूएट या लुप्त हो गए। इसी थ्योरी को चार्ल्स डार्विन के द्वारा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में लाया गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक दूसरे से बहुत अलग हैं, क्योंकि म्यूटेशन में परिवर्तन सडनली या अचानक होता है और इवोल्यूशन में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। इसे होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि वन जीन, वन एंजाइम और ऑपेरन कॉन्सेप्ट के आपको साइंटिस्ट के ही नाम याद रखने हैं, इन्हें डिटेल्स में नहीं पूछा जाता है। वन जीन वन एंजाइम को बीडल एंड टैटम ने दिया था और ऑपेरन कॉन्सेप्ट को फ्रांसिस जैकब एंड मोनेड ने दिया था। ऑपेरन कॉन्सेप्ट को लैक ऑफ ऑपेरन भी कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि हमें बीमारियां बैक्टीरिया, वायरस या खाने पीने की वजह से ही हों। कुछ बीमारियां हमें अपने पेरेंट्स, फोरफादर्स या जेनेटिक्स की वजह से भी होती हैं। हमारे डीएनए या क्रोमोसोम्स का घट जाना या बढ़ जाना, इसे ही जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले इन्हें एक्सप्लेन किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए कोई भी मेडिसिन या दवाई नहीं ले सकते हैं, बस आप इनको क्योर या प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इनका कोई भी 100% इलाज नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे थैलेसीमिया और कुले एनीमिया की। इस बीमारी में आरबीसी बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है। हमारे बोन मैरो में एक टिश्यू होता है जिसका नाम होता है हेमाटोपोइटिक टिश्यू। यह टिश्यू आरबीसी को बनाने का काम करता है। इस बीमारी में यह टिश्यू और बोन मैरो आरबीसी को नहीं बना पाते हैं। कुछ सालों पहले आपने सलमान खान के द्वारा एक ऐड भी देखी होगी जिनमें वह लोगों को टिश्यू डोनेट करने के लिए कहते हैं। यह बीमारी टिश्यू से रिलेटेड है। नंबर 2, कलर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस तो वो होता है जिसमें बिल्कुल दिखाई ना देना, पर हम बात कर रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस की। इसमें ह्यूमंस को रेड और ग्रीन कलर में पहचान नहीं कर पाता है। यह बीमारी मोस्टली लड़कों में देखने को मिलती है, लड़कियों में नहीं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, अगर कोई लड़की मार्केट में शॉपिंग करने जाती है तो वह कलर्स में, जैसे कि पिंक कलर में कई शेड्स, बेबी पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, मैजेंटा पिंक में आसानी से पहचान कर लेती है। पर अगर यही बात आप किसी लड़के से पूछो तो वह सिर्फ एक ही आंसर देगा, पिंक या फिर रेड है। लड़कों को रंगों की पहचान कम होती है। ध्यान दीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि जितनी भी जेनेटिक डिजीज़ या डिसऑर्डर होते हैं वो ज़्यादातर लड़कों में ही होती हैं। लड़कियां ओनली कैरियर या इन बीमारियों को ले जाने का काम करती हैं, बट यह बीमारियां होती लड़कों को ही हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आपने कभी ड्राइविंग टेस्ट दिया हो तो वहाँ आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी हुआ होगा। इसमें आपको रेड और ग्रीन कलर में पहचान करनी होती है, क्योंकि आपको ड्राइविंग करते दौरान रेड और ग्रीन सिग्नल में पहचान करनी आनी चाहिए। नंबर 3, हीमोफीलिया, ब्लीडर डिजीज़, रॉयल डिजीज़ या क्रिसमस डिजीज़। इस बीमारी में किसी भी को अगर छोटी सी भी चोट लग जाती है और उसका खून निकलना शुरू हो जाए तो उसका खून रुकता नहीं है, यहाँ तक कि कभी कभार तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए इसे ब्लीडर डिजीज़ भी कहा जाता है। सबसे पहले यह बीमारी इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया को हुई थी, इसीलिए इसे रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। इसके बाद यह बीमारी एक क्रिसमस फैमिली जिसका सरनेम क्रिसमस था उन्हें हुई, इसीलिए इसे क्रिसमस डिजीज़ भी कहा जाने लगा। नॉर्मल अगर हमें कभी चोट लग जाती है तो चोट वाली जगह पर फाइब्रोजिन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर एक रक्त का थक्का बना देती हैं, जिसे क्लॉट भी कहते हैं, और हमारी बॉडी से खून निकलना बंद हो जाता है। परंतु जिन लोगों को हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है, अगर उनकी बॉडी में कोई भी चोट लग जाती है तो उनकी बॉडी से खून निकलना बंद नहीं होता है और ये क्लॉट नहीं बनता है, और यह उनकी मौत का कारण भी बन सकता है। नंबर 4, डाउन सिंड्रोम। अगर किसी को यह बीमारी होती है
तो उसके क्रोमोसोम नंबर 21 में प्रॉब्लम होती है। नंबर 5, एडवर्ड सिंड्रोम, अगर किसी को यह बीमारी होती है तो उसके क्रोमोसोम नंबर 18 में प्रॉब्लम होती है। नंबर 6, प्लेटो सिंड्रोम, अगर किसी को यह बीमारी होती है तो उसके क्रोमोसोम नंबर 13 में प्रॉब्लम होती है। आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी में टोटल 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के और टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन सिंड्रोम्स में या तो एक क्रोमोसोम घट जाता है या बढ़ जाता है। हमारे एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाए या घट जाए तो क्रोमोसोम्स को समझ नहीं आता है वो किसके साथ पेयर करें। नंबर 7, सिकल एनीमिया, नॉर्मली अगर किसी को एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी बॉडी में आरबीसी या आयरन की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर्स उसे आयरन या फॉलिक एसिड्स की टैबलेट्स दे देते हैं। पर अगर यही एनीमिया हमें जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है तो हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 और 16 की वजह से होता है, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्रोमोसोम नंबर 11 और 16 का काम यह होता है कि वह आरबीसी की शेप को गोल बनाए रखते हैं। अगर क्रोमोसोम नंबर 11 और 16 में प्रॉब्लम हो जाती है तो आरबीसी की शेप गोल ना होकर हंसिया या एक चाँप की तरह हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम होती क्या है। अगर हमारे आरबीसी की शेप गोल होती है तो वह ब्लड सर्कुलेशन में आराम से ट्रैवल कर लेता है बिना किसी प्रॉब्लम के। इस बीमारी में ये होता है कि हमारे आरबीसी की शेप गोल नहीं होती है और वह हंसी और चाँप की तरह होती है। इसकी वजह से वह ब्लड सर्कुलेशन को क्लॉट कर देता है और ब्लड सर्कुलेशन बंद होने की वजह से ह्यूमंस की डेथ हो जाती है। अब हम नेक्स्ट 3 और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है टर्नर सिंड्रोम, XYY और हीमोफोर्डिटा। आपको पता ही है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए XY या XX क्रोमोसोम्स होना चाहिए, परंतु अगर XX के साथ Y और XY के साथ एक और क्रोमोसोम एंटर कर जाता है तो वह दोनों के साथ पेयर कर लेता है। इस कंडीशन में उस ह्यूमन बीइंग में दोनों के कैरेक्टर्स अपीयर हो जाएंगे। ऊपर दी गई तीनों बीमारियां टर्नर सिंड्रोम, XYY, हेमोफोर्डिटा, इन तीनों बीमारियों में यह प्रॉब्लम होती है। आपने रिसेंटली एक टेस्ट के बारे में भी सुना होगा जिसे जेनेटिक टेस्ट कहा जाता है। आजकल इस टेस्ट को मेडिकल टेस्ट में भी शामिल कर लिया गया है। यह जेनेटिक टेस्ट बच्चे का बर्थ होने से पहले या जब बच्चा एम्ब्रियो में बन जाता है तब इसे करवाना चाहिए। इस टेस्ट के द्वारा बच्चे के क्रोमोसोम्स सही हैं या नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यह पता लगाया जा सकता है। अगर बच्चे के क्रोमोसोम्स में कोई भी एक्स्ट्रा पेयर आ जाता है तो बच्चा मेंटली रिटार्डेशन या मेंटली अबनॉर्मल या उसे कोई भी बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए बच्चे को बॉर्न या बर्थ देने से पहले उसका एक बार जेनेटिक टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अब हम जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जेनेटिक वर्ड किसके द्वारा दिया गया? इसे बटेसन के द्वारा दिया गया था। जीनोम किसे कहते हैं? वैसे तो हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर डीएनए क्रोमोसोम्स के रूप में अवेलेबल होता है, परंतु जब हम बॉडी की बात करते हैं हमारी होल बॉडी में अवेलेबल डीएनए को क्या कहा जाता है? तब उसे डीएनए नहीं बल्कि जीनोम कहा जाता है। एक बात आपको मैं और बता देता हूँ कि हमारी बॉडी में लगभग राउंड फिगर 7 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट पर्सन वो आइसोलेटेड डीएनए। इसका मतलब यह है कि वह कौन सा आदमी था जिसने डीएनए को सबसे पहले संश्लेषित किया था। उनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने 1909 में सबसे पहले डीएनए को आइसोलेशन किया था। नेक्स्ट, जीन वर्ड को जोहानसन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो आनुवंशिकी गुण है वो जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जेनेटिक्स गुण है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ट्रांसफ़र होता क्या है? ओनली डीएनए ट्रांसफ़र होता है, ना कि प्रोटीन, ना हेमेटिन, ना क्रोमेटिन, कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। ओनली डीएनए ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक्स में। नेक्स्ट, डीएनए टेस्टिंग। आजकल जो डीएनए टेस्टिंग की जाती है, फिंगरप्रिंटिंग टेस्टिंग की जाती है, यह टेस्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था? इसे एलेक जेफरी के द्वारा डेवलप किया गया था। कई बार एग्ज़ाम में डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या
द्विकुंजित मॉडल किसके द्वारा दिया गया? यह क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा जाता है। यह मॉडल वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया। इस तरह की हमारी आगे आने वाली क्लासेस और कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारा चैनल डिस्कवर द इमेजिनेशन लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर